हेलो डियर लर्नर्स, आज हम मोशन अंडर ग्रेविटी टॉपिक को देखने वाले हैं और इस टॉपिक के कुछ टेक्निक्स को सीखेंगे सो दैट अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हमारे नीट या जेईई एग्जाम में तो कि मोस्ट प्रोबेबल आएगा ही, क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो अगर इसका कोई भी सवाल हमारे एग्जाम में आए तो हम उस पर जल्दी से जल्दी अटैक करके उसको क्यों में सॉल्व कर पाए। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, तो बेटा इस लेक्चर में हम मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स कुछ इस प्रकार से सीखेंगे कि हम न्यूमेरिकल और थ्योरी को अलग अलग नहीं रखेंगे, दोनों को मर्ज रखेंगे, मतलब एक साथ न्यूमेरिकल और थ्योरी चल रही होगी, तो दैट एग्जाम्पल के साथ आपके दिमाग में एक बार में ये कॉन्सेप्ट सेट हो जाए और फिर इसके बाद आप एग्जाम में मतलब छुट्टियों में अगर सॉल्व कर पाए क्वेश्चन तो कर पाए, और इस चीज से आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, है ना, और 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी, बेटा ध्यान से देखिएगा। इस फिगर में मैंने यहाँ पे ग्राउंड बनाया है, ठीक है। ग्राउंड से मैं एक बॉल 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ देख रहा हूँ। अब हम सबको पता है बेटा कि बॉल और जमीन के बीच में, यानी बॉल और अर्थ के बीच में एक फोर्स है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, तो उनके मासेस की वजह से। ओके, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा, ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। दैट इज वाई जब बॉल को मैं ऊपर की दिशा में थ्रो करूंगा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में, और तुम्हें पता है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि एक एक्सेलरेशन भी आएगा, है ना। ऑलरेडी मैंने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा रखा है कि बेटा जब जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स होता है तब तक उस बॉडी का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होता है, और वो एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स बाय मास, राइट। तो इस केस में मैं फिलहाल सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को या ग्रेविटी को कंसीडर कर रहा हूँ, इसलिए टॉपिक का नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। फिलहाल मैं एयर रेजिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट कर रहा हूँ बेटा, है ना। तो सीधी सी बात है, दिखती बात है कि अगर नीचे की तरफ एक फोर्स है और एक लौता फोर्स है, वही फोर्स है ना, तो फोर्स बाय मास अगर मैं करूंगा तो नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन आना चाहिए, और वो जो एक्सेलरेशन है उसी को हम क्या बुलाते हैं बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रेविटी की वजह से आने वाला एक्सेलरेशन, है ना। अब सिंपल सी बात है, बॉडी को आपने वेलोसिटी दी है ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन ही है। बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ग्रेविटी की वजह से आने वाला एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, लेकिन है तो अपना एक्सेलरेशन ही, है ना। और उसको जो डिनोट करते हैं बेटा हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। वैसे तो उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पस, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन वी कंसीडर इट इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बेटा, अब बहुत सिंपल सी बात है, किसी बॉडी को आपने 50 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका है, वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो दिखती बात है अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक्सेलरेशन जो होता है ना बेटा वो नेट फोर्स का डायरेक्शन बताता है। खैर इस केस में तो एक ही फोर्स है, वही नेट फोर्स होगा, है ना। लेकिन अगर मल्टीपल फोर्स भी होते तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन जो है वो नेट फोर्स का डायरेक्शन देता है, मतलब एक तरीके से पुश और पुल बताता है। अब खुद सोचो बेटा, कोई बॉडी में वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है, मतलब वो ऊपर जा रहा है, राइट, और धक्का जो है, जो पुश है, वो नीचे की तरफ है। ऑब्वियस सी बात है, धरती नीचे की तरफ खींच रही है ना, तो इस बॉल पे नीचे की तरफ खिंचाव है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी घटेगी, है ना। यानी सिंपल सीधी बात है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर एक दूसरे के ऑपोजिट है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा बेटा, और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। अब ध्यान से समझिएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले तो चलिए एक्सेलरेशन समझाओ क्या होता है। तो आई गेस कि आपको एक बहुत फंडामेंटल डेफिनेशन एक्सेलरेशन का पता होगा, इट इज चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, मतलब प्रति सेकेंड मेरी वेलोसिटी कितने से बदलती है उसी को बेटा हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा, सर आपने कहा है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी तो सर एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी का तो मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है, डायरेक्शन भी बदल सकता है, लेकिन बेटा हम मोशन इन 1D पढ़ रहे हैं, मोशन इन 1D में हम एक लाइन पे मोशन को देख रहे हैं, तो इधर उधर जाने की संभावना कम है। तो अभी फिलहाल हम, जब भी मैं बोलूं कि वेलोसिटी बदल रहा है तो अभी हम लोग वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि पूरे मोशन में बस एक जगह इसका डायरेक्शन बदल रहा है, बाकी जब जगह मैग्नीट्यूड ही बदल रहा है, ठीक है। और ऐसे भी हमें पता है बेटा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड
और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम होता है। तो अभी फिलहाल इस कॉन्सेप्ट के लिए अगर मैं स्पीड की जगह वेलोसिटी या वेलोसिटी की जगह स्पीड बोल जाऊं तो बहुत ज्यादा बुरा मानने वाली बात नहीं है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो सिंपल सी बात है भाई, मैं तो सिंपल सी बात बोलूंगा कि एक सेकंड में मेरी वेलोसिटी कितने से बदल जाती है, मेरे लिए वही एक्सेलरेशन कहलाता है सर, खत्म, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, बदलती है, बदलाव तो बेटा चेंज तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या अंतर है? चेंज अगर पॉजिटिव है मतलब कोई चीज बढ़ रही है, चेंज अगर नेगेटिव है चीज घट रही है। अब वेलोसिटी में बदलाव तो आपने कह दिया सर कि वेलोसिटी में बदलाव प्रति सेकंड, मतलब हर सेकंड वेलोसिटी कितने से बदल रहा है, इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। बट वो बदलाव तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देन हाउ वुड आई नो कि किस सिचुएशन में पॉजिटिव है और किस सिचुएशन में नेगेटिव है ना? उसके लिए बेटा मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो वेलोसिटी कम होती है, वहीं अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है ना। अब यहाँ पे हम ये क्लियरली सी, तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि 50 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी जिससे बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है नीचे की तरफ। क्या तात्पर्य है इसका? इसका तात्पर्य ये है, मैंने अभी अभी आपको समझा दिया था थोड़ी देर पहले, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब होता है ग्रेविटी की वजह से आने वाला एक्सेलरेशन, जो बेसिकली हमें ये बताता है पर सेकेंड वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, मतलब वेलोसिटी घटेगी। अच्छा, कितने से घटेगी? 10 मीटर पर सेकेंड से घटेगी, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ही यही है कि पर सेकेंड मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से घट रही है। ओके, तो अगर एक सेकेंड बाद की मैं बात करूं, अगर मैं एक सेकेंड बाद की बात करूं तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है t इक्वल टू 1 सेकेंड। मान लो t इक्वल टू 0 सेकेंड से बॉडी को फायर किया गया है, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड यानी एक सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी 50 से घट के 40 आ जाएगी, यानी वेलोसिटी होगी 40 मीटर पर सेकेंड। अगले सेकेंड t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी घट के आ जाएगी 40 से 30 मीटर पर सेकेंड। क्यों? हर सेकेंड 10 से घट रहा है, तो एक सेकेंड में 50 से 10 घट के 40 पे आएगा, एक सेकेंड बाद और 40 से घट के 30 पे आएगा, एक सेकेंड बाद और t इक्वल टू 3 सेकेंड पे एक सेकेंड बाद और 30 से घट के 20 मीटर पर सेकेंड पे वेलोसिटी आ जाएगा, और एक सेकेंड और बाद t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी 20 से घट के यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड होगी, और एक सेकेंड और बाद यानी t इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी 10 से घट के 0 मीटर पर सेकेंड हो चुकी होगी। अब 0 मीटर पर सेकेंड देख के आप ये ना सोचे कि बॉडी वहीं पे जाके रुक गई है, बॉडी वहां पे जाके मोमेंटरीली रेस्ट पे आती है। बेटा मोमेंटरीली रेस्ट पे आने का मतलब होता है कि बॉडी वहां पे जाके एक क्षण भर के लिए बस रुकती है, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटी तो लगातार एक्ट कर ही रहा है, और अगर ग्रेविटी लगातार एक्ट कर रहा है तो बॉडी वापस तो आएगी ही सही, क्योंकि फोर्स है। तो अगर एक मोमेंट के लिए रुक भी गया है तो नीचे की तरफ फिर एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ये मिसकंसेप्शन पाल के नहीं रखना है कि यहाँ पे जाके बॉडी रुक गई है, रुकती नहीं है, एक मोमेंट के लिए रुकती है, फिर वापस से कॉन्टिन्यूअस नहीं रुकी रह जाती है, वापस से गिरना शुरू हो जाती है। ओके, अब जब वापस नीचे गिरना शुरू हो गई है मतलब वेलोसिटी नीचे की तरफ आ चुकी है, और अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ आ चुकी है, एक्सेलरेशन तो पहले से नीचे की तरफ है ही। हाँ, वही एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले से नीचे की तरफ है ही, वेलोसिटी अब नीचे की तरफ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट दिशा में है तो वेलोसिटी पर सेकेंड कुछ ना कुछ घटती है, और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी बढ़ती है। यस और नो? तो अब वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है और एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ हमेशा से ही था, जिस वजह से अब वेलोसिटी हर सेकेंड 10 से घटेगी नहीं बल्कि 10 से बढ़ेगी। अभी ऊपर जाने में क्या हो रहा था, वेलोसिटी ऊपर था, एक्सेलरेशन नीचे था, इसलिए हर सेकंड वेलोसिटी घट रही थी। अभी नीचे आने में क्या हो रहा है, वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, मतलब हर सेकंड वेलोसिटी 10 से बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी तो t इक्वल टू 5 सेकंड पे 0 है बेटा, तो t इक्वल टू 6 सेकंड पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वेलोसिटी t इक्वल टू 7 सेकंड पे, अब आप देख सकते हैं t इक्वल टू 5 पे 0 था, तो एक सेकंड में 10 से बढ़ा, 2 सेकंड में 5 से 7 आने में 2 सेकंड है, 2 सेकंड में कितने से बढ़ा होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ा होगा। उसी तरीके से t इक्वल टू अगर 8 सेकंड की बात करें तो एक सेकंड में 10 से बढ़ता है, तो 5 से 8 में तो 3 सेकंड्स हो गए, मतलब 30 से बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड होगी। आप ऐसे भी सोच सकते हैं बेटा कि 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी यहाँ था 7वें सेकंड पे, और 30 मीटर पर सेकंड 8वें सेकंड पे होगा। क्यों? क्योंकि
अंतराल जो है, इंटरवल जो है वो 1 सेकेंड का है। 1 सेकेंड में 10 से बढ़ती है तो 20 से 30 ही तो होगी, है ना। और t इक्वल टू 9 सेकेंड पे अगर मेरे से कोई पूछे तो 1 सेकेंड बाद कितने से बढ़ेगी, 10 से और बढ़ गई, मतलब 30 थी तो 40 मीटर पर सेकेंड हो गई, यस और नो। और लास्ट में अगर मान लो यहाँ तक आने में t इक्वल टू 10 सेकेंड लग गया, t इक्वल टू 10 सेकेंड लग गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी 50 मीटर प्रति सेकेंड होगी। सिंपल सी बात है, साफ सीधी बात है। आप देख के ही आपको लग रहा होगा कि अगर मैंने 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका था तो स्वाभाविक सी बात है कि जब जमीन से आके टकरा रही होगी तो भी वेलोसिटी 50 ही होगी, है ना। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो काइनेटिक एनर्जी से मैंने फेंका वो किस में कन्वर्ट हुआ, पोटेंशियल में। तो अब सारा का सारा पोटेंशियल कन्वर्ट होगा काइनेटिक में। और आप देख सकते हैं कि 50 मीटर पर सेकेंड होते होते इसको टाइम लग गए 10 सेकेंड, जिसमें आप एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जाने का टाइम 5 सेकेंड है, क्योंकि मैं जब छोड़ा था बॉल को तो मैं t इक्वल टू 0 सेकेंड उसको गिन रहा था। मतलब मैं ये मानूंगा कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पे बॉडी को छोड़ी गई है। तो जब बॉडी को मैंने छोड़ा था तो t इक्वल टू 0 सेकेंड है। हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी t इक्वल टू 5 सेकेंड पे पहुंचा है, और वहां से फिर वापस आते आते जमीन तक आते आते बॉडी को t इक्वल टू 10 सेकेंड से लग गए। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा क्लियर दिख रहा है कि 5 सेकेंड जाने में लगा है, 5 सेकेंड आने में लगा है, ठीक है। अब बेटा मैं सीधा ये बोल सकता था कि जब मुझे एक्सेलरेशन का मीनिंग क्लियर हो ही चुका है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, बहुत देर से मैं बार बार ये रिपीट करते आ रहा हूँ कि एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी है। तो एक बार मुझे अगर एक्सेलरेशन का मीनिंग क्लियर हो चुका है तो मैं तो अब सीधा फॉर्मूला लगा के सीधा आंसर दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे से कोई पूछा कि 50 मीटर पर सेकेंड से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, बताओ हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं कहूँगा कि हाईएस्ट पॉइंट का मतलब है कि बेटा वहाँ पे वेलोसिटी जो हो गई होगी बॉडी की 0 हो गई होगी, तभी उसको हाईएस्ट कह रहे हैं। वरना अगर कुछ भी वेलोसिटी बची होती तो और ऊपर जाता, है ना। हाईएस्ट का ऊपर और नहीं गया, मतलब वहां से लौट गया। मतलब इतना 100% श्योर है कि वहां पे जाके क्षण भर के लिए सही, लेकिन वेलोसिटी 0 हो गई होगी। मतलब कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि किसी बॉल को अगर मैं 50 से फेंकूँ, इस पॉइंट पर अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है तो सिंपल सी बात है, 1 सेकंड में अगर वेलोसिटी 10 से घट रही है तो 50 को 0 होने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ 5 सेकंड। मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है बेटा। जैसे अगर मैं तुमसे बहुत बेसिक सा एक सवाल पूछूं कि बताओ 50 आम, अगर 50 आम है तुम्हारे पास, ठीक है, और 10 आम आते हैं, मान लो कुछ भी 1 रुपए का मान लेते हैं, है ना। 10 आम आते 1 रुपए का, तो 50 आम बताओ कितने के दे आएंगे। तो ऑब्वियसली तुम बात बोलोगे कि सर 10 आम आते हैं 1 रुपए का, तो 50 आम आएगा 5 रुपए का, है ना। इस तरीके से करके मल्टीप्लीकेशन वाला यूनिटरी मेथड है ना। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड में 10 से घटता है, तो बताओ 50 को 0 होने में कितना टाइम। तो सिंपल सी बात है, इसको मैं ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ कि सपोज करिए कि मेरे पास पेटी में 50 आम रखे हुए हैं, 1 सेकेंड में मैं मान लो 10 आम इस पेटी से उस पेटी में डाल लेता हूँ, ठीक है। तो बताइए 50 आम का पेटी खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात है, 1 सेकेंड में अगर 10 आम खाली होता है तो 5 सेकेंड में पूरी की पूरी पेटी खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड लगा के डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी 50 है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, 1 सेकेंड में 10 से कम होता है, तो 50 को 0 होने में 5 सेकेंड। सिंपल एंड क्लियर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछे कि दूसरे सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, तो मैं बोलूँगा भाई 1 सेकेंड में 10 से कम होता है तो 2 सेकेंड में 20 कम हो गया होगा, पहले से 50 से 20 कम हो गया होगा, यानी दूसरे सेकेंड पे वेलोसिटी निश्चित रूप से 30 रही होगी, ठीक है। मतलब मैं तो सीधा सीधा बोलूँ कि अगर आपको यूनिटरी मेथड आते हो तो आपको सब कुछ आता है। एक एग्जांपल और दिखाता, अगर कोई मुझसे पूछे कि तीसरे सेकंड में बताइए क्या वेलोसिटी रही होगी, तो मैं कहूँगा भाई 1 सेकंड में 10 से कम होता है तो 3 सेकंड में 30 कम हो गया होगा, और 30 कम होने का मतलब है कि पहले 50 था और 30 कम हो गया, मतलब तीसरे सेकंड में वेलोसिटी 20 रही होगी। क्लियर कट हम बोल सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि सर बताइए 7वें सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पे भी मैं आंसर दे सकता हूँ। ध्यान से नोटिस करिएगा, 50 की वेलोसिटी है, 1 सेकंड में 10 से कम होता है तो 7 सेकंड में 70 कम हो गया होगा। तो 50 में से अगर 70 घटाया जाए तो 20 बचेंगे। 20 नहीं बचेंगे सर, -20 बचेंगे। बेटा -20 का मतलब क्या हुआ कि उल्टे डायरेक्शन में 20 का स्पीड। और यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, 7 सेकंड पे बॉडी की उल्टे डायरेक्शन में, जो कि तीसरे सेकंड में ऊपर की तरफ था लेकिन 7वें सेकंड में नीचे की तरफ है। 7वें सेकंड में बॉडी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ही आई है, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में। ओके, अगर कोई हमसे पूछे 8वें सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, तो मैं बोलूँगा 1 सेकंड में 10 से घटता, 8 सेकंड में 80 घट गया होगा, तो 50 में से अगर 80 घट गया तो बताइए कितना बचा। तो ऑब्वियस सी बात है -30 होगा। -30 में माइनस का क्या मतलब है बेटा कि उल्टे डायरेक्शन में
और 30 तो वैल्यू बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, -30 का मतलब है कि उल्टे डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी होगा, यस और नो। तो इस तरीके से करके अगर हमसे किसी भी टाइम पे वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी तो बिना एक सेकेंड थॉट दिए हम सीधा खट्ट से आंसर बोल सकते हैं, राइट। अब वेलोसिटी जान जाने के बाद बच्चों की उत्सुकता बढ़ती है, बोलती है सर जी डिस्प्लेसमेंट कैसे बताओगे। वेलोसिटी वाली बात तो समझ में आ गई कि जिस भी टाइम पे हमसे वेलोसिटी पूछे, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमें इतना पता है 1 सेकंड में 10 से घटता है और नीचे आते समय 1 सेकंड में 10 से बढ़ता है ना। तो अगर सर हमें पता है कि 1 सेकंड में कितने से घट रहा है या कितने से बढ़ रहा है, यानी 1 सेकंड में कितने से घट रहा है कितने से बढ़ रहा है, ये क्या है, क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रहा है वेलोसिटी बढ़ रहा है, ये क्या बता रहा है, वेलोसिटी का बढ़ना या घटना प्रति सेकंड, एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन अगर हमें पता है तो हमें ये पता है सर कि 1 सेकंड में वेलोसिटी कितने से बढ़ता है या घटता है, और अगर हमें ये पता है तो हम फटाक से किसी भी बॉडी का किसी भी टाइम पे वेलोसिटी बता सकते हैं अगर हमें उसका इनिशियल वेलोसिटी पता हो तो। गॉट इट। तो ये तो हमें समझ में आ गया। मान लीजिए किसी ने यहीं से रेफरेंस ले लिया, यहीं से कंपेयर करना शुरू कर दिया। मान लो t = 5 सेकंड पे बॉडी यहाँ था, बोला 3 सेकंड बाद बताओ कहाँ बॉडी होगा और किस स्पीड से होगा। तो पहले तो हम किस स्पीड की बात कर लेते हैं। तो t = 5 सेकंड से वो कह रहा है, मतलब यहाँ से बताना 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 से बढ़ती है। अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, देखो मोमेंटरीली रेस्ट पे आया था ना, क्षण भर के लिए रेस्ट पे आया था, तो यहाँ पे स्पीड 0 है। पूछ रहा है 3 सेकंड बाद स्पीड बताओ, तो 1 सेकंड में 10 से बढ़ती हो तो 3 सेकंड में 30 बढ़ गई होगी, यानी 30 वेलोसिटी होगी। किधर की तरफ, नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे आ रहा है बॉडी, है ना। तो 3 सेकंड बाद, मतलब 5 के बाद 3 जोड़िए, 6 7 8, देखिए 8वें सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है ना। तो इस तरीके से करके हम बहुत फटाफट आंसर दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट होगा तो डिस्प्लेसमेंट वाले पार्ट को कैसे करेंगे, उस चीज को समझते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। ठीक है, आप लोगों ने निश्चित तौर पे एक फॉर्मूला देखा होगा, भले इस फॉर्मूला को हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, u + v/2 × t। इस तरीके से एक फॉर्मूला आपने देखा होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज और इनटू टाइम होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए मैं इसको प्रॉब्लम को करूँगा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए किसी ने पूछा कि 0 से 1 सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो मैं कुछ नहीं करूँगा भाई। 0 सेकेंड पे क्या थी वेलोसिटी 50, 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या थी 40, तो मैं बोलूँगा कि मेरे लिए 50 और 40 इन दोनों का एवरेज निकालो। देखो बेटा, अगर ध्यान से तुम यहाँ पे देखो तो और कुछ नहीं कर रहे हैं, एवरेज ही कर रहे हैं, यस और नो। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, मान लो ए और बी का एवरेज निकालना है या ए और बी का मीन निकालना है, आपने मीन के नाम से हो सकता है पढ़ा होगा, तो हम क्या करते हैं a + b/2 कर देते हैं बेटा। बस वही काम करना है यहाँ पे कि यहाँ पे वेलोसिटी 50 है, यहाँ पे वेलोसिटी 40 है, और 50-40 का बीच का नंबर क्या होगा, 50 और 40 के बीच का नंबर 45 होता है, हाँ 45 होता है, राइट। एवरेज का मतलब कुछ नहीं होता, बीच वाला नंबर होता है, ऐसे समझना है। ठीक है, जैसे ही तुम किसी दो नंबर को जोड़ के उसका एवरेज निकाल तो बेसिकली तुम बीच वाला नंबर बता रहे होते हो, राइट। तो यहाँ पे नंबर 50 है, यहाँ पे नंबर 40 है, 50 + 40 90 है, 90/2 करते हैं, यहाँ आएगा 45। ठीक है, तो 45 हो गया हमारा एवरेज, बीच वाला नंबर मीन, मैं उसको किसी भी नाम से बुला सकता हूँ, मतलब एक ही है कि 50 + 40/2 कर रहा है, राइट। तो 45 आ गया बेटा, और 45 की वेलोसिटी आ गई। अब से 45 की वेलोसिटी ही मेरे लिए कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब आपको यहाँ पे संदेह होगा, अब बोलोगे नहीं सर वेलोसिटी तो वेरिएबल है, हर सेकंड 10 से घट रही है, ऊपर जाते समय हर सेकंड 10 से घट रही है, नीचे आते समय हर सेकंड 10 से बढ़ रही है, आप ही ने कहा अभी, तो आप कांस्टेंट कैसे मान सकते हो। बेटा हम थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान रहे हैं, यही हमारा टेक्निक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वास्तव में वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैं ये कह रहा हूँ कि उस न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालने के लिए हम थोड़ी देर के लिए उसको कांस्टेंट की तरह डील कर रहे हैं, राइट। अब ध्यान से देखिए बेटा, मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां जाने में जो वेलोसिटी थी वो 45 मीटर पर सेकंड है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, और यहां से यहां जाने का टाइम पता है हमें 1 सेकंड। तो अगर हम वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, सेकंड कट गया, ये सीधा सीधा आ गया 45 मीटर, राइट। तो ये आंसर कितना आ गया, अगर मेरे से कोई ये डिस्प्लेसमेंट पूछे तो मैं सीधा सीधा बोलूँ कुछ नहीं होगा, 45 मीटर होगा, ओके। अगर मेरे से कोई पूछे कि सर मुझे t = 0 सेकेंड से t = 3 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट जानना है, तो आशा करूंगा बच्चा या आप खुद से सोच सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी 50 है और तीसरे सेकंड पे वेलोसिटी 20 है। आप ये ओरली निकाल सकते हैं, कैसे ओरली निकाल सकते हैं, t = 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, 1 सेकंड में 10 से घटता है, तो 3 सेकंड में 30 से घट गया होगा, यानी 20 बचा हुआ होगा, यानी तीसरे सेकंड पे जो वेलोसिटी होगी वो 20 मीटर पर सेकंड होगी, और शुरू में जो वेलोसिटी थी वो 50 थी, और हमें पता है कि यहाँ 50 है यहाँ 20 है, तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ बेटा कि 50 और 20 का अगर मैं मीन निकालूँ तो 50 + 20/2 करेंगे,
यानी 70/2, और 70/2 कितना आता है बेटा 35। तो मेरे लिए स्पीड 35 है, और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम जो लगा है वो 3 सेकेंड लगा, और 35 × 3 मैं कर दूंगा तो तुरंत आ जाएगा बेटा, जो आंसर आएगा वो आएगा 105 मीटर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 5 3 जा 15, 5 3 3 जा 9 1 8 10, हाँ 105 मीटर आ गया। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे कि सर मुझे t=0 से हाईएस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस जाना है, मतलब इसी को बेटा कुछ लोग मैक्सिमम हाइट के नाम से कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो हाइट है जो मैक्सिमम बॉल जा पा रहा है, इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बात है, मैक्सिमम हाइट बोलते ही समझ आना चाहिए कि वेलोसिटी 0 हो गई होगी। 1 सेकेंड में 10 से कम होती है वेलोसिटी, तो बताओ 50 को 0 होने में कितना टाइम लगा होगा। 50 को 0 होने में 5 सेकेंड लगे होंगे सर, मतलब यहाँ से यहाँ जाने का टाइम तो पता चल गया 5 सेकेंड। शुरू में स्पीड थी 50, मैक्सिमम हाइट की स्पीड थी 0, है ना, क्योंकि मैक्सिमम हाइट का मतलब ही है कि वहाँ पे स्पीड 0 हो गई होगी। तो यहाँ पे स्पीड था 50, यहाँ पे स्पीड था 0, और 50 0 का अगर मीन निकाले 50 + 0/2 तो वो 25 आ रहा, और 25 अगर स्पीड है, टाइम है 5 सेकेंड, तो 25 × 5 करने पे सीधा सीधा आंसर क्या आता है बेटा, सीधा सीधा आंसर आता है 125 मीटर। इस तरीके से करके हम फटाफट हाइट निकाल सकते हैं बिना किसी फॉर्मूला के। कुछ लोग इसके लिए अलग से फॉर्मूला भी बताते हैं, है ना, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे से कोई पूछे कि सर अब आते समय का बता दो, जरा सा एक बार चेक कर लेते हैं कि सही जा रहा है या गलत जा रहा है। मान लो कोई पूछे मेरे से सर t = 5 सेकेंड से t = 8 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट बता दो, या t = 7 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट बता दो। मान लो कोई मुझसे ये पूछ दे, तो मैं तो कुछ नहीं करूँगा, बहुत आसान है। यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 मीटर/सेकेंड थी, 1 सेकेंड में 10 से बढ़ता तो 2 सेकेंड में 20 हो गया होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए वेलोसिटी 20 है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी 20 है, यहाँ वेलोसिटी 0 है, तो 0 और 20 का एवरेज अगर हम निकाले तो 10 आएगा, और टाइम 2 है, यानी ये सीधा सीधा 20 मीटर होगा। और अगर आप ध्यान से देखें बेटा, आप अगर ध्यान से देखें तो ये हाइट ऑलरेडी हमने निकाल रखी है, ये वाली हाइट जो कि कितनी आई थी, 105 मीटर आई थी, और ये वाली हाइट थी टोटल 125। तो 125 में से अगर मैं 105 घटा दूंगा, 125 में से अगर मैं 105 घटाऊंगा तो 20 मीटर ही तो आएगा, मतलब जो कुछ भी हम पा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ओके, अगर कोई मुझसे पूछे कि नहीं सर आप एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक की हाइट बता दो, t = 7 सेकेंड से t = 9 सेकेंड के बीच में बॉडी कितना चला, मैं बोलूँगा भाई यहाँ पे स्पीड कितनी थी, यहाँ पे स्पीड 20 थी, यहाँ पे स्पीड कितनी है 40 है ना, t = 9 सेकेंड पे स्पीड 40 है, t = 7 सेकेंड पे स्पीड 20 है, हर सेकेंड 10 से बढ़ रही है, तभी तो 7 से 9 में 20 से बढ़ के 20 + 10 30, 30 + 10 40 हो गई, है ना। तो अगर हमसे कोई ये डिस्प्लेसमेंट पूछे तो मैं तो बोलूँगा सीधा 40 और 20 का एवरेज निकालो भाई, तो 40 + 20 क्या होता है 60, 60/2 30, मतलब सिंपल सी बात है। अगर इतना दिमाग आप नहीं लगाना चाहते तो आप सीधा एवरेज पे अटैक करिए, मीन कुछ नहीं है, एवरेज, एवरेज मतलब बीच वाला नंबर, मतलब सीधा सी बात है 20 और 40 के बीच का नंबर बताओ, 30 है ना, जो कि 20 से 10 ज़्यादा है, 40 से 10 कम है ना, तो 30 है बीच का नंबर। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम बता सकते हैं यहाँ 20 यहाँ 40, तो बीच का नंबर 30, और टाइम है 2 सेकेंड, तो 30 दूनी 60, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर ये कोई डिस्टेंस मेरे से पूछता कि इसमें कितना ट्रेवल किया गया तो वो 60 मीटर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से करके बेटा आई होप कि आपको टेक्निक समझ में आ गया होगा। टेक्निक कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा टेक्निक है, मैं समराइज कर देता हूँ। टेक्निक सिंपल सा ये है कि आपको अगर एक्सेलरेशन का मान पता, मतलब आपको ये पता है कि प्रति सेकंड वेलोसिटी कितने से बढ़ती या घटती है, बढ़ेगी तब जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक साथ, घटेगी तब जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के विपरीत होंगे, राइट। और अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, जिन दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है उन दोनों पॉइंट्स पे जो भी वेलोसिटीज है उनका एवरेज ले लीजिए, और उस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने में जो भी टाइम लगा वो टाइम ले लीजिए, और ये एवरेज वेलोसिटी को उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मेथड हमारा बहुत फास्ट हो जाता है। और हमेशा याद रखिएगा एवरेज मतलब क्या है, एवरेज मतलब है बीच वाला नंबर। जब भी हम u + v/2 करते हैं मतलब हम u और v के बीच का नंबर पकड़ रहे होते हैं, गॉट इट। तो इस तरीके से करके हम किसी भी क्वेश्चन को अगर अटैक करेंगे बेटा तो सुपर फास्ट तरीके से होगा। मैं कुछ PYQ लूंगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि क्या स्पीड से चलनी है। इसके साथ साथ बेटा एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो भी मैं यहीं कवर कर लेना चाहता हूँ। इस तरह के भी क्वेश्चन खूब सारे आते हैं, ये नीट का वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न है जो नीट हमेशा पूछता ही है। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें क्या है कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर/सेकेंड, एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर/सेकेंड, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बॉडी जो है वो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब प्रति सेकंड वेलोसिटी एक
फिक्स रेट से बढ़ या घट रही है, ठीक है। यहां पे इस केस में बॉडी मूव भी लेफ्ट टू राइट कर रहा है, एक्सेलरेशन भी इधर है, इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी इस केस में बढ़ेगी, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे से कोई पूछे बेटा कि ये डिस्प्लेसमेंट बता दो, तो मैं तो सीधा बोलूंगा, वैसे हम इसको s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की मदद से भी बता सकते हैं, क्योंकि u का मान 0 हो गया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो अगर हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की मदद से बोले तो भी आंसर आ जाएगा हमारा कि u का मान 0 हो गया और s की वैल्यू हो गई हाफ ए टी स्क्वायर। हालांकि अभी अभी हमने एक टेक्निक सीखा, एक बार वो टेक्निक अप्लाई करके देख लेते हैं कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा आंसर, ठीक है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन होता क्या, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन बताता है प्रति सेकंड चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन ए है, मतलब क्या है, प्रति सेकंड वेलोसिटी ए अमाउंट से बढ़ रहा है। तो बताओ टी सेकंड्स में कितना बढ़ गया होगा, 80 बढ़ गया होगा, है ना। मैं कहूं कि 1 सेकंड में वेलोसिटी ए से बढ़ता है ना। 1 सेकंड में अगर वेलोसिटी ए से बढ़ता है तो बताओ टी सेकंड्स में वेलोसिटी कितने से बढ़ गया होगा, 80 से बढ़ गया होगा। ये तो ठीक उसी तरह का सवाल है कि बताओ एक आदमी अगर 2 रसगुल्ला खाता है तो बताओ 5 आदमी कितना रसगुल्ला खाएगा, तो 10 रसगुल्ला खाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो ए एक्सेलरेशन अगर है तो टी टाइम में 80 वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। तो मतलब यहाँ पे अगर हमसे कोई वेलोसिटी पूछे तो मैं सीधा सीधा बोलूँ 80 हो जाएगी। अच्छा, यहां से यहां आने में लगा है टी टाइम, तो यहां से यहां आने में लगा है टी टाइम और, ठीक है। मतलब यहां से यहां अगर देखें, बिल्कुल शुरू से अगर हम देखें तो 2t टाइम हो गया, है ना। मान लो यहां से यहां आने में लगा 5 सेकेंड और यहां से यहां आने में फर्दर 5 सेकेंड, है ना। टाइम इंटरवल मैं इक्वल ले रहा हूं, तो यहां से यहां बिल्कुल शुरू से कितना लगा होगा, 10 सेकेंड, है ना। तो उसी तरीके से बेटा अब बताओ 1 सेकेंड में a से बढ़ता है, t सेकेंड्स में 80 बढ़ गया, तो बताओ 2t सेकेंड्स में कितना बढ़ गया होगा, 280। तो अगर मेरे से कोई यहाँ पे वेलोसिटी पूछे तो मैं सीधा बोलूँ कि टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है, 280 वेलोसिटी होगा। वैसे कोई मेरे से यहाँ पूछे कि यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि 380। कोई मेरे से यहाँ पूछे यहाँ क्या वेलोसिटी होगा, तो मैं तो सीधा सीधा कहूँ 480। कोई मेरे से यहाँ पूछे कि यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, तो मैं तो सीधा सीधा कहूँ भाई 1 सेकेंड में वेलोसिटी ए से बढ़ता है। समझ में आ रहा है ना, ए होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब प्रति सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो अगर 1 सेकेंड में ए से बढ़ रहा है, बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, अगर प्रति सेकेंड ए से बढ़ रहा है बेटा, तो बताओ टी सेकेंड्स में कितना बढ़ गया होगा, तो 80। 2t सेकेंड्स में कितना बढ़ गया होगा, 280। 3t सेकेंड्स में कितना बढ़ गया होगा, 380, है ना। उसी तरीके से 480, और ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया 580, और ये क्या आ गया, ये आ गया 680, ठीक है। ये मैंने वेलोसिटीज निकाल ली, ठीक है। अब आपने पूछना है कि सर ठीक है वेलोसिटीज तो मुझे समझ में आ गया कि किस पॉइंट पे कितना कितना होगा, ठीक है। अब मुझे ना फटाफट डिस्प्लेसमेंट बता दो, बहुत आसान है बेटा, ध्यान से देखते रहो। यहाँ स्पीड 0, यहाँ स्पीड 80 है, मैं बोलूँगा यहाँ और यहाँ का बीच का स्पीड बता, तो 0 और 80 के बीच का नंबर क्या होगा, 80/2, है ना। और यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा है, टाइम तो सर t लगा है, तो बेटा स्पीड पता है इंटू टाइम कर दो तो डिस्टेंस आ जाता है, यानी इसमें t और मल्टीप्लाई ये करूँ तो t नहीं t स्क्वायर हो जाएगा, यानी 80/2, और ये कुछ नहीं है हाफ 80² है बेटा, आप क्लियर कट देख सकते हैं, ठीक है। अब कोई हमसे पूछे कि सर एक बात बताओ, इस डिस्प्लेसमेंट को बताओ कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मैं बोलूंगा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ वेलोसिटी 80 है, मैंने सीधा सीधा बताया जिन 2 पॉइंट के बीच में तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पता करना है, उन दोनों पॉइंट पे जो भी वेलोसिटीज हैं उन दोनों वेलोसिटी का बीच वाला पकड़ लो, मतलब मीन निकाल लो और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, वहां से वहां जाने में उन दोनों पॉइंट में डिस्टेंस कवर करने में जो भी टाइम लगा उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 80 है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 280 है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करूं तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 380/2 हो जाएगा, है ना। 380/280 + 80 380/2, ये तो बेटा स्पीड है, और इनटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये 380² है। उसी प्रकार से अगर बेटा यहाँ कोई डिस्टेंस हमसे पूछे तो मैं 325, यहाँ पे सीधा सीधा 580/2, ये तो स्पीड, और स्पीड इंटू टाइम, टाइम क्या लगा यहाँ से यहाँ 2t टाइम यहाँ पे था, 3t टाइम यहाँ पे, तो t सेकेंड्स ही तो लगे यहाँ से यहाँ आने में, तो यहाँ पे t² हो गया, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस हो गया। उसी तरीके से करके अगर कोई हमसे यहाँ पूछे तो मैं बोलूँ 4 3 7 780/2, ये तो स्पीड आ गया बेटा, और स्पीड इंटू यहाँ से यहाँ का टाइम क्या लगा, 3t से 4t कितना टाइम लगा, t सेकेंड्स ही तो लगा, तो एक और t मल्टी स्पीड इंटू टाइम, ये स्पीड इंटू जैसे ही टाइम करूंगा तो सीधा बोलो ना सर किसका स्क्वायर हो जाएगा, लो भाई 780²/2, ठीक है। इस तरीके से करके यहाँ पे अगर मैं करूँ तो यहाँ पे 980²/2, और यहाँ पे बेटा आप लोग साफ साफ नोटिस कर पा रहे होगे, साफ साफ आप लोग नोटिस कर पा रहे होगे कि पहला डिस्टेंस को अगर 80²/2 मैं कह रहा हूँ और इसका नाम अगर मैंने रख दिया x, तो
तो ये और कुछ नहीं है, ये है 3x, और ये कुछ नहीं है, ये है 5x, और ये कुछ नहीं है, ये है 7x, और ये कुछ नहीं है, ये है 9x। मतलब मैं ये साफ साफ कह सकता हूं कि पहला इंटरवल में, देखो बेटा ये इक्वल इंटरवल्स है ना, टी टाइम कितना है वो तो मुझे नहीं पता, हो सकता है 3 सेकंड हो सकता है 5 सेकंड हो सकता है 12 सेकंड हो सकता है 16 सेकंड हो सकता है 500 सेकंड हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक बात पता है कि पहला लैप अगर 500 सेकंड का है तो अगला राउंड, अगला लैप भी 500 सेकंड का ही होगा, क्योंकि अगर ये टी है तो ये यहां से 2t है, मतलब फर्दर टी और लिया गया है, ठीक है। इसी तरह से टी और लिया गया, इसी तरीके से फिर टी और लिया गया। तो यहां से हम सीधा सीधा कह सकते हैं भाई कि टी टाइम कुछ भी हो सकता है, वो इक्वल लैप जो है वो कुछ भी हो सकता है, उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन जो भी है इक्वल इक्वल इंटरवल है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट किया हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट्स के रेशियो होंगे वो 1:3:5:7:9 होंगे, और यही बेटा गैलीलियोस रेशियो कहलाता है। गैलीलियो साहब ने इसके बारे में सबसे पहले डिस्कवरी की थी। तो ये जो रेशियो क्या है बेटा 1:3:5:7:9, ठीक है। अब एक बच्चा आया, बोला सर आपको मैं चैलेंज करता हूं कि आप डायरेक्ट ये डिस्प्लेसमेंट बता सकता हूं। मैं बोला अरे भाई मैंने तुझे एक सिंपल सा तरीका बताया है, यहाँ पे स्पीड 0 है, यहाँ पे स्पीड तुझे निकालना किन दो पॉइंट के बीच में, सर जी यहाँ और यहाँ। मैंने बोला ठीक है, उन दोनों पॉइंट्स पे तुझे स्पीड्स पता है? बोला हाँ जी सर पता है, यहाँ पे स्पीड 0, यहाँ पे स्पीड 280 है। बोला मैंने 280 और 0 के बीच का नंबर बता। तो सर 280 और 0, अरे सिंपल सी बात है, 0 और 2 आम के बीच में क्या होगा, एक आम। तो 0 और 280 के बीच में क्या होगा, 80। नहीं तो इसमें भी अगर कंफ्यूजन हो तो 280 + 0/2 कर लिया करना भाई, ठीक है। तो मेरे लिए स्पीड है 80, है ना, और टाइम है यहाँ से यहाँ जाने का टाइम सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा बेटा, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम 2t है ना, 2t है टाइम। तो कितना है टाइम 2t, है ना, 0 से t यहाँ, फिर t से यहाँ 2t, ठीक है। तो टाइम 2t है, तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है मुझे 2at², मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है 2at²। अब तुम खुद देखो बेटा 2t टाइम में टोटल तुम 2at² कवर करते हो, और ध्यान से देखो 2at² जो है ये 4x है, क्योंकि मैंने हाफ at² को x माना है, तो ये उसका कितना है 4 गुना है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 2 से 2 कट के 2at² आएगा, है ना। तो सीधा सीधा दिख रहा है हमें कि ये 4x है, मतलब यहां से यहां टोटल चला है ये 4x, और यहां से यहां चला है x। तो बताओ यहां से यहां कितना चला होगा, 3x। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि 0 से t टाइम में चला है x, 0 से 2t टाइम में चला है 4x। तो बताओ t से 2t में कितना चला होगा भाई, 0 से 2t में चला 4x, मतलब बड़ा वाला 4x है, 0 से t टाइम में चला है x, तो बताओ t से 2t में कितना चला होगा, तो 4x - x, तो यही तो आ जाएगा, यानी 3x आ जाएगा। इस तरीके से करके बेटा बाकी सब में मैं डिराइव कर सकता हूँ, बाकी चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप लोग भी प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी 2 पॉइंट का। बिल्कुल nth सेकंड भी अब आसान हो चुका है हमारे लिए। nth सेकंड मैं देखता हूँ बच्चे फॉर्मूले रटते, फॉर्मूला रटने का कोई जरूरत नहीं है, nth सेकंड में भी कुछ नहीं करना है आपको, बस 1 सेकंड पहले का स्पीड देखना है, 1 सेकंड बाद का स्पीड देखना है। और स्पीड तो हम कभी भी किसी का भी बता सकते हैं, बस हमें टाइम बता दो और इनिशियल वेलोसिटी बता दो, हम खट से स्पीड बता देंगे, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन की समझ आ चुकी है, हमें पता है एक्सेलरेशन और कुछ नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड होता है ना। तो जैसे ही तुम मुझे वेलोसिटी बता दोगे, वैसे ही जैसे ही तुमने वेलोसिटी बता दी और टाइम बता दिया, वैसे ही हम किस टाइम पे क्या वेलोसिटी रही होगी वो प्रिडिक्ट कर लेंगे। और अगर हमें वेलोसिटी पता है तो हम खटाक से किसी भी 2 पॉइंट पे अगर हमें वेलोसिटी पता है और उनके बीच का टाइम इंटरवल पता है कि कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ जाने में, तो हम तो दोनों वेलोसिटी का मीन लेंगे और टाइम से मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। इससे आपका स्पीड बहुत बढ़ जाता है बेटा, ठीक है। नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा, ठीक है ना, PYQ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। सबसे पहले ये वाला सवाल देखते हैं, बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं टैग कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको सोचना है, बिल्कुल ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे लेटेस्ट नीट 2023 का सवाल है, ठीक है। सवाल ये था कि एक हॉरिजेंटल ब्रिज है, ठीक है, हॉरिजेंटल ब्रिज बना लेते हैं, ठीक है। उसमें एक स्टूडेंट है जो ब्रिज पे खड़ा है और बॉल को थ्रो कर रहा है वर्टिकली 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है भाई साहब, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वेलोसिटी से हम बॉल को थ्रो कर देते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ। द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड। ब्रिज जो है पानी के ऊपर ही होता है,
है ना, पानी के नीचे तो कोई पुल नहीं बनता, पानी के ऊपर ही बनता है पुल। तो मान लो पानी को मैं यहाँ मान लेता हूँ बेटा, ठीक है, पानी को मैं यहाँ मान लेता हूँ, चलो मैं इसकी ऐसे बना लेता हूँ इसको, ठीक है, पानी को मैं यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। तो पूछ रहा है बेसिकली कि ब्रिज जो है वो पानी से कितना ऊपर है। आप देख सकते हैं सीधा सीधा यही पूछ रहा है, द हाइट ऑफ द ब्रिज एबव द वाटर सरफेस इज, ठीक है, मतलब मेरे से बेसिकली एच हाइट पूछ रहा। और बॉडी कहाँ से फेंका गया, बॉडी ब्रिज पे से फेंका गया 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है। और साफ साफ खुद ही कह दिया है कि बॉल स्ट्राइक्स द वाटर आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब आप समझिए बॉल ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया और नीचे आके जमीन पे टकराया, सॉरी पानी पे टकराया, है ना। बॉल ब्रिज से छोड़ा गया, मैक्सिमम हाइट तक गया, मैक्सिमम हाइट से लौट के पानी पे आके टकरा। इस पूरे अंतराल में टाइम कितना लगा बेटा, इस पूरे अंतराल में टोटल टाइम लगा है 4 सेकेंड। तो बताना है एच हाइट क्या होगा। बहुत आसान है बेटा, मैं तो सीधा बोलूं, देखो ध्यान से कैसे सोचा जाता है। वेलोसिटी 4 की थी शुरू वाली, ठीक है। हालांकि इस सवाल को बहुत तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी ईजीएस्ट वे लेके चल रहा हूँ जो फास्ट भी हो और इजी भी हो, वरना मैं चाहूँ तो इस सवाल को एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। जनरली जब हम ऑफलाइन क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं चीज़ें, तो हम बिल्कुल हर तरीके का एक क्वेश्चन को करने का 6-7 वैरायटी देख लेते हैं, लेकिन अभी मैं वो कर रहा हूँ जिसमें कम से कम टाइम में मोस्ट इफिशियंट प्रिपरेशन आपकी हो सके, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, 1 सेकेंड में वेलोसिटी 10 से घटती है, यह आपको भी पता है ना। तो अगर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 10 से घटती है तो 4 को 0 होने में कितना टाइम लगेगा, 0.4 सेकेंड, है ना। तो 0.4 सेकेंड तो जाना हो गया। और मैंने अभी अभी पीछे प्रूफ किया था, अगर आपको याद हो, कि जितना टाइम जाने में लग रहा था उतना ही टाइम आने में लगा होता। आप इसको निश्चित तौर पे पहले भी पढ़े होंगे, टाइम ऑफ एक्सेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, वही मैंने दिखाया था, ठीक है। तो अगर जाने में 0.4 सेकेंड लगा और एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट करें तभी ये पॉसिबल है, तो आने में भी 0.4 सेकेंड लगा होगा, यस और नो, ठीक है। तो आने में भी 0.4 सेकेंड, मतलब बॉल जब यहाँ पे होगा ना तो वो 0.8 सेकेंड बर्बाद कर चुका होगा, ठीक है, 0.8 सेकेंड बर्बाद कर चुका होगा। मतलब मुझे ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ आने में टोटल 4 सेकेंड है, यहाँ जाना और यहाँ आने में 0.8 सेकेंड इसने बर्बाद कर दिया। तो यहाँ से यहाँ आया है ये 3.2 सेकेंड में, ठीक है, आ गया पहली बात। दूसरी बात, अगर ये 4 से फेंका गया था तो यहाँ पे भी वेलोसिटी 4 से रहा होगा, यस और नो। जब एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा तो ये मेथड इतना तो आप दिमाग में ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ वेलोसिटी क्या रहा होगा, 4, अभी अभी दिखा है, जिस स्पीड से फेंका था उसी स्पीड से आ रहा था। यहाँ स्पीड 4 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आने का टाइम है 3.2 सेकेंड। अब आपको अच्छे से पता है कि 1 सेकेंड में स्पीड 10 से बढ़ती है, पता है ना, 1 सेकेंड में स्पीड 10 से बढ़ती है। तो 3.2 सेकेंड में कितने से बढ़ गई होगी स्पीड, 32 से। तो 32 से तो बढ़ गई होगी, 4 पहले से थी, यहाँ पे 4 थी ना इस पॉइंट पे, तो 4 पहले से थी और 32 से बढ़ गई, मतलब यहाँ पे स्पीड और कुछ नहीं हुई होगी, यहाँ स्पीड 36 मीटर पर सेकेंड हो चुकी होगी, राइट। और अब मुझे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब मुझे कुछ नहीं, मुझे यही हाइट तो निकालना है, यही हाइट तो निकालना है मुझे, तो मैं तो कुछ नहीं करूँगा। इन दोनों पॉइंट पे मुझे स्पीड पता है, हाँ भाई पता है, यहाँ 36 है, यहाँ 4 है, 36 + 4/2, 36 + 4/2 का मतलब है कि 20, है ना। ये हमारी 20 स्पीड आ चुकी है और यहाँ से यहाँ आने का टाइम हमें पता है, जो कि कितना है बेटा 3.2 सेकेंड। और यहाँ पे सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ कि 3.2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 64 मीटर्स के आसपास आ रही है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन में 64 मीटर यहाँ गया हुआ है, ठीक है। तो साफ साफ पता चल गया कि ये 64 मीटर हाइट होगी। तो इस तरीके से अगर मुझे ओरली ये सवाल सॉल्व करना होता, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो मैं तो सीधा पता है कैसे देखता, ये तो मैंने फिगर बना के इसलिए तुमको सिखा दिया ताकि तुम जो चीज़ सीखे हो अभी वो अभी आप लोग कनेक्ट कर पाओ, राइट। वरना मैं तो पता है कैसे सोचता, 4 की स्पीड से फेंका गया है, 0.4 आना 0.4 जाना, मेरे दिमाग में आ गया इतना, मतलब 0.8 सेकेंड खर्च हो चुका है, 4 सेकेंड टोटल है, 0.8 खर्च हो चुका है, 0.8 खर्च हो चुका है, मतलब बचे हैं अब 3.2 सेकेंड। और जब आ रहा होगा तो 4 से आ रहा होगा, 3.2 में 32 और बढ़ गया होगा, मतलब मैं तो ये लिखूंगा डायरेक्ट 4 और यहाँ पे 32 और बढ़ गया होगा, मतलब यहाँ 36 और सीधा हाइट 4 + 36 40, 40/2 20 और 20 × 3.2 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा। यहाँ पे भी आ चुका है स्पीड आपका
36 प्लस 4 40/2 20, बीच का स्पीड 20 हो गया, एवरेज स्पीड 20 हो गया, और इनटू टाइम यहाँ से यहाँ आने का 3.2, और सीधा सीधा आप देख सकते हैं 64 मीटर आंसर आ चुका है, राइट। तो इस तरीके से हम इस सवाल को बहुत ईजिली अटैक कर सकते हैं। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये तो और आसान सवाल है, ये नीट 2020 का आया हुआ सवाल है। क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। बेटा ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल में बच्चे को मिसकंसेप्शन बहुत होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट के बाद 2 सेकेंड्स नहीं कह रहा है, डिफरेंस है बेटा 2 सेकेंड्स और सेकेंड सेकेंड कहने का, थर्ड सेकेंड और 3 सेकेंड्स कहने में, इन दोनों में अंतर होता है। 3 सेकेंड्स मतलब 0 से 3 का टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, जो कि मैं रेड वाला बनाया था, 0 से लेके 2t के बीच का टोटल डिस्प्लेसमेंट। जबकि सेकेंड सेकेंड या थर्ड सेकेंड कहने का मतलब है बेटा कि तीसरे सेकेंड में, मतलब जब दूसरा खत्म होके तीसरा सेकेंड शुरू हुआ और जब तीसरा सेकेंड खत्म हुआ यानी चौथा स्टार्ट होने वाला होगा, ठीक है, मतलब दूसरे खत्म से तीसरे खत्म के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो है थर्ड सेकेंड, है ना। तो इस चीज में बच्चों को बहुत मिसकंसेप्शन होता है, ठीक है। तो ये टोटल नहीं है, देखिए फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, मतलब वो इंटरवल की बात कर रहा है। फर्स्ट सेकेंड ये हुआ, सेकेंड सेकेंड कौन हुआ, यहां से लेके यहां तक टोटल या सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला। थर्ड सेकेंड क्या हुआ, यहां से यहां लेके टोटल या सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला, है ना, ये समझना है। तो अभी अभी हमने इसका रेशियो सीधा सीधा देखा था 1:3:5:7, सीधा आंसर सी होगा, है ना। तो अब अगला करते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल भी बहुत आसान है बेटा। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम इन विद 80 मीटर पर सेकंड, द हाइट ऑफ द टावर इज। बहुत आसान सवाल है बेटा, ध्यान से देखिए। अब इसी तर्ज पे हमने एक सवाल 2023 वाला सॉल्व किया। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है, कुछ देर बाद, मुझे नहीं पता कितने देर बाद, लेकिन कुछ देर बाद ये जमीन को मार रहा है 80 मीटर पर सेकेंड से। भाई एक बात बताओ, पहले ही बोल चुका है मोशन अंडर ग्रेविटी है, नहीं भी बोला तो अंडरस्टूड है भाई, ग्रेविटी के अलावा और कोई दूसरा फोर्स नहीं, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो सीधी सीधी बात है, शुरू में 20 थी स्पीड, जमीन से जब टक्कर हुई है तो स्पीड 80 थी। 1 सेकंड में स्पीड 10 से बढ़ता है, क्यों, नीचे आ रहा है, ग्रेविटी भी नीचे। 1 सेकंड में स्पीड 10 से घटता है, तो बताओ 20 से 80 होने में कितना टाइम लगा होगा, 6 सेकंड लगा होगा। मतलब मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ, t 0 सेकंड पे लॉन्च हुआ होगा तो t 6 सेकंड पे जाके ये धक्का मार चुका होगा। और 80 और 20 के बीच का नंबर बताओ, इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट जानना है ना तुम्हें, तो इन दोनों पॉइंट पे स्पीड्स पता है, हाँ पता है, 20 और 80। 80 और 20 के बीच का नंबर बताओ, 100 और 100/2 50, है ना, मतलब 80 + 20/2 करना, 50 हो गया। यानी स्पीड मेरे लिए 50 है और टाइम 6 है, और स्पीड इंटू टाइम 300 मीटर। 1 मिनट के लिए बेटा कैलकुलेशन गलत होने का भी चांस मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया, क्योंकि v² u² 2s लगाने में क्या पता तुमसे कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाओ। अब मेरे लिए तो हर काइनेमेटिक्स का सवाल 7वीं क्लास का वही सवाल है जिसमें डिस्टेंस इज इक्वल टू सीधा स्पीड इंटू टाइम होता था, बस फर्क यह है वहां पे स्पीड दिया होता था, यहाँ पे स्पीड हमें एवरेज करके निकालना है, खत्म। इससे ज़्यादा आसान और क्या करूँ, राइट। तो अब सिंपल सी बात है, 300 मीटर आंसर सीधा सीधा दिख रहा है इसका। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन फिर से वही सवाल है बेटा, ये मैं चाहूंगा कि आप लोग स्क्रीन पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करें, ठीक है। H1 H2 H3 का रेशियो बता रहा है। एक चीज देखिए, फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड, भाई 5 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। मैंने बोला था ना, वो टी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15, 50, 500 कुछ भी हो सकता है, कितने सेकेंड्स भी हो सकते हैं, वही वाली बात है। तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 1:3:5, है ना। तो जो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट होगा, देखिए समझिए क्या था रेशियो, x 3x 5x, इसी रेशियो में तो था, है ना। तो अब अगर हम इसको देखें, h2 जो होगा, वो जो नेक्स्ट हाइट होगा वो क्या होगा, h1 क्या होगा, h2/3, क्योंकि h2 जो होगा h1 का 3 गुना होगा, h2 जो होगा वो h1 का 3 गुना है ना, है कि नहीं। तो अगर मैं h1 को लिख रहा हूं तो उसको h2/3 तो लिखूंगा, है ना। देखो 3 से 3 कट गया तो h1 = h2/3 आ गया, है ना। तो h1 = h2/3। उसी तरीके से h1 क्या होगा, h3/5 होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा है सी, ठीक। अब अगला देखते हैं हम। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t = 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with speed v. The two ball meet at t second.
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। यहाँ पे बेटा देखना, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखते रहना। कुछ भी नहीं है, सबसे पहले तो जमीन नहीं मानते, ऐसे ही मान लेते हैं। मान लो ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, इस बॉल का नाम है ए, इस बॉल का नाम है बी। ये t इक्वल टू 18 सेकेंड पे मीट हुए हैं, ठीक है। t इक्वल टू 18 सेकेंड पे कब मीट हुए हैं, देखिए समझिए। सबसे पहले t इक्वल टू 0 पे एक बॉल को छोड़ा गया मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, राइट। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इक्वल टू 0 फ्रॉम रेस्ट, ओके। और इसको छोड़ने के बाद तो ये नीचे जाना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ ट्रैवल भी कर चुका होगा। जब ये कुछ ना कुछ ट्रैवल कर चुका है तब 6 सेकेंड बाद, मतलब t इक्वल टू 0 पे इसको छोड़ा गया, और उसके बाद घड़ी देख के ठीक 6ठे सेकेंड पे दूसरे बॉल को छोड़ा नहीं गया है, v स्पीड से थ्रो किया गया। थ्रो में अंतर होता है बेटा, थ्रो मतलब आप कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड दे रहे हो, जबकि ड्रॉप का मतलब है कि आप उसको अपने हाल पे छोड़ दियो। वो प्योरली ग्रेविटी के वजह से वेलोसिटी उसमें आई है, आपने कोई वेलोसिटी नहीं दी है पहले से, राइट। तो बस वही बात है, यहाँ पे थ्रो किया गया, तो आप पहले ही समझ लीजिए कब थ्रो किया गया है, 6 सेकेंड बीत जाने के बाद। मतलब t इक्वल टू 0 पे अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो ये स्टार्ट हुआ है t इक्वल टू 6 सेकेंड। ये स्टार्ट ही 6 पे हुआ है बेटा, है ना, इसका स्टार्टिंग ही t इक्वल टू 6 है, ठीक है। कह रहा है कि 18 सेकेंड पे दोनों ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तभी तो दोनों मिल गए, है ना। अब तुमको लगेगा सर सवाल गलत है। क्यों भाई, क्यों गलत है सर? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कहाँ ये 6 सेकेंड लेट है तो बराबर कैसे चल सकता है? क्यों नहीं चल सकता है भाई? अगर ये 6 सेकेंड लेट है तो इसको स्पीड भी तो दी गई है, और ये पहले छोड़ी गई है तो इसको धीरे से, इसको फेंका नहीं गया, धीरे से बस छोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तो एक को छोड़ा गया, दूसरे को फेंका गया, तो क्यों नहीं मिल सकता है? हो सकता है मिल जाए, ठीक है। अब देखते बेटा, कुल मिला के ये है कि दोनों के द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस सेम है, तो बताइए v की क्या वैल्यू रही होगी। यही स्पीड, यही पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, ठीक। अब देखिए बेटा, कुछ नहीं है, सिंपल है एकदम, ध्यान से देखिए। मुझे एक बात बताओ, यहाँ स्पीड क्या है? 0। यहाँ स्पीड है, नहीं पता क्या स्पीड है, बट मुझे ये पता है कि 18वें सेकेंड पे ये दोनों मिले हैं। 18वें सेकेंड पे मिले हैं, 1 सेकेंड में वेलोसिटी 10 से बढ़ती है, तो 18 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? ए की वेलोसिटी हो गई होगी 180 मीटर पर सेकेंड। और कोई मुझसे ये डिस्टेंस पूछे तो 180 और 0 के बीच का नंबर यानी 90, और इनटू टाइम कितना लगा बेटा यहाँ से यहाँ जाने में? यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा 18 सेकेंड, है ना। तो 90 इंटू 18, ये हो गया डिस्टेंस d, ठीक है। अब ये भी तो इतना ही चला होगा, है ना, ये भी तो इतना ही चला होगा। अब यहाँ इसकी स्पीड क्या है बेटा? v। अच्छा, 1 सेकेंड में इस केस में भी 10 से बढ़ेगा, क्यों? अरे ग्रेविटी सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो दोनों के लिए सेम है, तो 1 सेकेंड में ये भी कितने से बढ़ेगा? 10 से। अगर 1 सेकेंड में ये 10 से बढ़ रहा है, 1 सेकेंड में ये 10 से बढ़ रहा है, तो बताइए ये चला कितना? अब यहीं पे तुम गलती कर दोगे, तुम बोलोगे 18 सेकेंड चला है। नहीं, 18 नहीं चला है, 6 से 18 चला है, मतलब ये चला है 12 सेकेंड। मतलब ये अगर 12 सेकेंड चला है, 1 सेकेंड में स्पीड 10 से बढ़ता है, तो 12 सेकेंड में 120 बढ़ गया होगा। 120 होगा नहीं, 120 बढ़ गया होगा। पहले से v था और 120 बढ़ गया होगा, मतलब b का स्पीड यहाँ क्या होगा? 120 नहीं, v प्लस 120 होगा, ठीक है। अब कोई बोले भाई यहाँ और यहाँ के बीच का डिस्टेंस बता सकते हो? मैंने बोला बहुत आसान है, इन दोनों पॉइंट पे स्पीड्स पता है। हाँ पता है, उसका एवरेज ले लो और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। टाइम कितना है? 12 सेकेंड। यहाँ से यहाँ जाने में 12 सेकेंड लगा। मैं b की बात कर रहा हूँ, a की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, b की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो v और v प्लस 120 का एवरेज देखो, तो पहले तो जैसे ही इसको जोड़ोगे 2v प्लस 120 दिख रहा होगा, फिर 2 से जैसे ही डिवाइड मारोगे ना, 2v का 2 कट जाएगा और 120 का बच जाएगा 60। मतलब मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि स्पीड जो होगा v प्लस 60 होगा, और टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगा है 12, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेना बेटा, तो आप इसमें मास्टर ब्लास्टर बन जाइएगा, है ना। अब ये स्पीड है, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस है, तो कुछ नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, v प्लस 60, ये भी तो d चल रहा है, जितना ये चला है वो तो बराबर ही है, v प्लस 60 इंटू 12। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा बेटा, तो सीधा सीधा 90 इंटू 18 बाई 12 इज इक्वल टू v प्लस 60। और यहाँ पे मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ, 6 2 बार में, ये 3 बार में, और ये आ गया 45 टाइम्स, और 45 इंटू 3 करने के बाद उसमें से 60 आप जैसे ही घटाइएगा, तो 45 इंटू 3 माइनस 60 आप करिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 75, ठीक है।
अगर आपको करके देखना तो यहाँ देख लीजिए, 3 5 जा 15 का 5, हाथ बचा हासिल 1, 4 या 12 13, 135 माइनस 60 जैसे ही आप करिएगा तो v की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी 75, है ना, 75 आ जाएगी और 75 मीटर पर सेकेंड ही आंसर है इसका, राइट। तो आई गेस कि आपको मेरा तरीका समझ में आ गया हो। आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि जहाँ u 0 से स्टार्ट हुआ है वहाँ भी फायदा है, और जहाँ 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, किसी v वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ है, वहाँ भी फायदा। लंबा लंबा फॉर्मूला करने के बजाय आप सीधा एवरेज स्पीड इनटू टाइम करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। इनफैक्ट मैं तो ऐसे जनरलाइजेशन भी आपको दे सकता हूँ कि सीधा डिस्प्लेसमेंट अगर बताना है तो 5t² लगा दो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इतना बता दिया तो थोड़ा सा और सही, मान लो कि किसी बॉल को मैंने 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका है, तो मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड। और कोई मुझसे पूछे कि भाई बताइए मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो मैं बोलूँगा 4, और मैक्सिमम हाइट है मतलब यहाँ स्पीड 0 हो गई होगी, तो 40 और 0 के बीच का नंबर 20, स्पीड 20 है, और टाइम यहाँ से यहाँ जाने का 4 लगा है, तो 20 × 4 सीधा सीधा 80 मीटर, ख़त्म। मतलब 80 मीटर हाइट हो गई, है ना। इस तरीके से करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई थिंक कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।